अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं नेता पक्ष, संदर्भ सभी को पता ही है, मैं विषय पढ़ देता हूं। नेता पक्ष, आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर दूसरे देशों पर विदेशी देशों द्वारा किए गए हमले राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के सिद्धांत के खिलाफ हैं और इस विषय का समर्थन करता हूं। सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये सदन जो है बुद्धिजीवियों का सदन है और बुद्धिजीवियों के सदन में नेता पक्ष। सबसे पहले कि राष्ट्र राज्य क्या है। राष्ट्र राज्य जो है, राष्ट्र राज्य मनुष्य के एक राजनीतिक और सांस्कृतिक समूह की पहचान होती है और वो एक सीमा क्षेत्र के अंदर होते हैं। और राष्ट्र राज्यों का एक जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो तब तक राष्ट्र राज्य संपूर्ण नहीं होता है जब तक उसके पास संप्रभुता नहीं होती है। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता अपनी सीमा के अंदर, जहां तक उसका सीमा क्षेत्र है उसके अंदर अपने नियंत्रण को बनाए रखना और अपना नियंत्रण बनाए रखना, किसी के आगमन या फिर उसके निष्कासन पर उसका पूरी तरीके से नियंत्रण रखना, यही संप्रभुता है। अब जो कि विषय दिया हुआ है कि आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर दूसरे देशों में घुस जाना और अटैक कर देना, यह कहीं ना कहीं संप्रभुता के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन है। क्योंकि आप जो है बिना किसी इंफॉर्मेशन के वहां जाते हैं, अपना अभियान चलाते हैं और फिर वहां से आ जाते हैं। और संप्रभुता के एलिमेंट में यह भी समाहित है कि जो राज्य है वो अपने राज्य के नागरिकों की और अपने सीमा के अंदर होने वाली हर प्रकार की गतिविधि का भी नियंत्रण रखेगा और गतिविधियों के लिए जो भी गतिविधियां होती हैं उसको वो पूरी जिम्मेदारी के साथ मॉनिटर करता है। लेकिन जब आप आतंकवाद खत्म करने के नाम पर किसी देश की सीमा में घुस जाते हैं और कहते हैं कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस राज्य की जो संप्रभुता है उसको खत्म करते हैं, क्योंकि आप जो गतिविधि कर रहे हैं उसको राज्य को नहीं बताते हैं और उस राज्य का उस गतिविधि पर नियंत्रण भी नहीं रहता। दूसरा, आतंकवाद की कोई भी एक डेफिनेशन नहीं है वैश्विक स्तर पर। आतंकवाद को एक हिंसा का रूप माना जाता है और जब आतंकवाद को एक हिंसा का रूप माना जाता है तो कल को आज आप आतंकवाद के नाम पर घुस गए, कल को किसी दूसरी हिंसा के नाम पर आप घुस जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सिद्धांत है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। अब हमें यह समझना चाहिए कि आतंकवाद को पूरी दुनिया, यहां तक कि जिस देश के अंदर आप घुसते हैं आतंकवादियों को मारने के लिए, वो देश भी ये मानते हैं कि आतंकवाद पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए हानिकारक है। तो जब पूरी दुनिया पूरी मानवता के लिए हानिकारक है, मतलब उस देश के लोग भी ये मानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां जो हैं मानवता के लिए हानिकारक हैं, तो उस देश में भी मानव रहते हैं। तो अगर वो राज्य इस तरीके की गतिविधियों को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, तो आप उसके साथ समझौता कर सकते हैं या फिर यूएनओ के मंच पर लाकर और वहां पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो राज्य खुद इस बात को छुपा रहा है कि नहीं हम किसी और को नहीं आने देंगे, तो इसके लिए हमला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमला करने में हिंसा होती है और उससे जान और माल की हानि होती है, जिससे जरूरी नहीं है कि जो आप आतंकवादियों को मारने गए तो आतंकवादियों को मारेंगे, वहां के नागरिकों को भी मारते हैं। तो इससे आप जो है कि दुगना नुकसान करते हैं। तो आप करें क्या कि यूएनओ के मंच पर लाएं और यूएनओ के मंच पर जो है कि उसको बेनकाब करें और बताएं कि किस तरीके से यह असफल रहा है। फिर जो है एक वैश्विक सेना वहां पर जाकर आतंकवादियों को खत्म करते। तो इससे क्या होगा कि जो कंसेंट द्वारा आप वहां अभियान चला रहे हैं उसमें कम हानि होती है, और विदाउट कंसेंट, विदाउट सहमति के आप जाकर वहां अपना अभियान चलाकर आ जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, आप ये भी समझे कि किस तरीके के मेजर्स अपनाए जा सकते हैं इस तरीके की गतिविधियों को हिंसा के बजाय नियंत्रित करने की। आप देखें कि FATA नाम का जो संस्था है, उसमें अगर आप ऐसे देशों के ऊपर नियंत्रण, आर्थिक दबाव बनाते हैं तो वो दबाव के आगे झुकते हैं, क्योंकि आज के वैश्वीकरण के युग में और ग्लोबलाइजेशन के युग में आप देखेंगे कि आर्थिक जो तत्व है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। कोई भी देश बिना आर्थिक मजबूती के बहुत ज्यादा देर तक अकेला आइसोलेशन में जी ही नहीं सकता। इसलिए आप जब आर्थिक मेजर्स अपनाएंगे तो वो नियंत्रण ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आप जो है बिना हिंसा किए ही इन चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी आगे की बातें मेरे उपनेता बताएं।
सदन को मेरा नमन। नेता प्रतिपक्ष हाजिर हैं और इस सदन का विषय यह है, संदर्भ को देखते हुए यह विषय है कि आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर दूसरे देशों पर किए गए हमले राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता के सिद्धांत के खिलाफ है। सबसे पहले तो राष्ट्र राज्यों की जब संप्रभुता की बात करते हैं तो मैं इनके जो है परिभाषा से आंशिक रूप से सहमत हूँ और उसमें मैं यह जोड़ना चाहती हूँ कि राष्ट्र राज्य की जो इन्होंने परिभाषा दी है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन राष्ट्र राज्य की जो है संप्रभुता का सिद्धांत मेरे लिए इस प्रकार है कि उसकी जो है क्या कहते हैं, जो अब टेरिटरी से है उसका वो है निश्चित टेरिटरी, एक निश्चित क्षेत्र से है। और फिर यहाँ पे जब बात की है तो निश्चित क्षेत्र में जो है किसी देश की आंतरिक और बाहरी जो भी निर्णय है वो क्या कहते हैं किसी देश के होने चाहिए और उस डिफाइंड टेरिटरी की रक्षा करना और अपनी संप्रभुता को यूज करना ये राष्ट्र राज्य के हाथों में है। जब पहली बार ये बोलते हैं कि जो है बिना किसी सूचना के जो है किसी राज्य पर हमला कर देना, तो पहली बात यह आती है कि जैसे कि ये मानते हैं तो हम भी मानते हैं कि जिस राज्य पर आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती है वह राज्य खुद आतंकवादी गतिविधियों से परेशान है और यह मानवता की विरोधी है और वहां के मानव भी जो कि उस राज्य के नागरिक है उस क्या कहते हैं उनके लिए भी खतरा है। पहली बात, यूएनओ बिल्कुल एक मत से यह स्वीकार करता है कि आतंकवाद जो है वो विश्व के लिए एक समस्या है और यदि यूएनओ के लिए विश्व की बात की जाए तो 193 कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान और सीरिया जैसे देश भी शामिल हैं, वो भी यह मानते हैं कि आतंकवाद जो है वो खतरा है। पहले से ही संदर्भ की बात की जाए तो आईएस जैसे मोहम्मद इनको पहले से ही आतंकवादी मान लिया गया है और उसको यदि उस पर अटैक किया जाता है किसी और कंट्री के द्वारा तो ये किसी भी तरह संप्रभुता का हनन नहीं है, बल्कि उसकी संप्रभुता को दोनों ही देशों जिसने क्या कहते हैं उस आतंकवादी को मारा वह देश भी अपनी संप्रभुता का वो कर रहा है, क्योंकि एज अ ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल स्टेट होने के नाते वह जो है वो राष्ट्र राज्यों के नागरिकों की सुरक्षा करता है, जिसमें सीरिया की भी संप्रभुता और पाकिस्तान की भी संप्रभुता शामिल है ताकि वह उस क्षेत्र में नियंत्रण कर सके। जब बात आती है एलओसी क्रॉस करने की तो वह जो क्षेत्र है जो डिफाइंड टेरिटरी है वह खुद विवादास्पद है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की जमीन का हिस्सा है जहां तक कि संप्रभुता की बात की जाती है। फिर जब दूसरी बात आती है कि ये जो है वो संप्रभुता पर खतरा है, तो ये संप्रभुता पर खतरा नहीं है क्योंकि यह उसकी संप्रभुता की एक तरह से रक्षा कर रहा है ताकि क्या कहते हैं वो आतंकवादी जो गतिविधि है वो रुक सके और उस राज्य का उस पर शांति के लिए जो है प्रयास हो सके और विश्व शांति जो है वो पूरे ही 193 कंट्रीज का लिखित में जो है ये मानना है कि शांति होनी चाहिए। तो इसके लिए वो इन आतंकवादी विरोधी अभियानों की भी सराहना करते हैं। इसमें कोई भी जो है ऐसी बात नहीं है कि यह संप्रभुता के सिद्धांत के खिलाफ है। और जब यहाँ पे संदर्भ की बात की जाती है तो इसमें आप देख सकते हैं सीरिया की गवर्नमेंट का पूरी तरह से जो है कंट्रोल जो है उन हिस्सों पे नहीं था और किसी दूसरे राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और उसकी पावर की मदद से आतंकवाद को खत्म करना और पूरे विश्व में शांति की पताका और सुरक्षा की पताका को लहराने में मुझे नहीं लगता कि किसी और ये साबित भी होता है इस तरीके से कि संप्रभुता पर खतरा है। जब बात आती है कि एफएटीए और आर्थिक नियंत्रण की दबाव की बात की जाए तो इसमें कमियां ये हैं कि सबसे पहली बात तो किस देश पर दबाव दिया जाए। आतंकवाद का कोई देश तो है नहीं, तो ऐसे किन लोगों पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान स्वयं नकारता है कि वो जो है आतंकवाद नहीं फैला रहा है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, वो क्या कहते हैं आतंकवाद नहीं फैला रहा है, तो इसलिए देश पर दबाव बनाने से आतंकवाद रुक नहीं जाएगा। आप मुझे 2 पे 2 उंगलियों का वेव दे दीजिएगा, 3 पे एक सिंगल टैप और 4 पे मल्टीपल टैप्स, ठीक है। शुरू करें अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, अध्यक्ष महोदय ये जो एफएटीएफ की बात करते हैं वो पाकिस्तान जैसे ही देशों के लिए हम उन मेथड्स की बात करते हैं कि जो लोग ये अस्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होता और वो टेररिज्म को एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, तो उन्हीं देशों पे आप इकोनॉमिक प्रेशर बनाइएगा। और कहीं ना कहीं आपको आज के समय में दिख भी रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उन इकोनॉमिक मेजर्स की वजह से त्रस्त भी हुआ पड़ा है, क्योंकि उसका साफ साफ उदाहरण ये है कि जब भारत ने एक बहुत कश्मीर एक बहुत रेडिकल मेजर्स ले लिया, उसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ वॉयलेंट एक्शन नहीं ले पा रहा है या अपने टेररिस्ट एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा क्रिपल है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि इकोनॉमिक मेजर्स बहुत ज्यादा इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपको हेल्प आउट करते हैं। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा, ये यूएनओ की बात करते हैं कि यूएनओ आतंकवाद को रियलाइज करता है, यूएनओ सॉवरेनिटी को भी रियलाइज करता है और वो कभी भी ये नहीं कहता कि किसी की सॉवरेनिटी का उल्लंघन करके आप आतंकवाद समाप्त करनी चाहिए। तो अगर यूएनओ का एक्सेप्टेंस है तो यूएनओ की इस बात का भी आप एक्सेप्टेंस दीजिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि दोनों की सॉवरेनिटी को हम बचा रहे हैं। कैसे दोनों की सॉवरेनिटी को बचा रहे हैं? आप सॉवरेनिटी में आप एक्सेप्ट करते हैं कि एक देश का एक प्री डिफाइंड बाउंड्री है, जब उस बाउंड्री को बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी परमिशन के आप क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सॉवरेनिटी के एक आधार पे आप वॉर कर रहे हैं, एक आधार पे चोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस आधार पे चोट भी सॉवरेनिटी पे चोट है कि जब आप उसके बाउंड्री को बिना बात किए क्रॉस करते हैं। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा कि वहां के जो आतंकवादी हैं वो वहां के सिटीजन भी है, तो वहां के जो सिटीजन है उसको किस प्रकार का लॉ ट्रीटमेंट दे, वो उस राज्य का, उस सोवरेन स्टेट का विशेषाधिकार होना चाहिए, ना कि किसी कोई बाहर का देश आगे तय करेगा कि हमारे यहाँ के सिटीजन को किस प्रकार का लॉ मिलना चाहिए और किस प्रकार की जस्टिस या किस प्रकार का क्रिमिनलाइजेशन मिलना चाहिए। ये बाहर का आगे कोई कैसे तय कर सकता है? और यूएनओ में क्या कोई इसका प्रावधान है कि बाहर आके तय करेगा? दूसरी बात, सीरिया में बात करते हैं कि सीरिया के अपने बाउंड्री पे कंट्रोल है, सीरिया में स्टेट गवर्नमेंट है, सीरिया में अगर गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए तो वो ले सकती है और यहाँ पे देखिए अलाई होकर हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे सॉवरेनिटी का कोई इशू नहीं आता है। लेकिन आप सीधा घुस जाएंगे ये बात अपना पावर एजर्ट करने के लिए कि मैं बहुत पावरफुल नेशन हूं, मैं बहुत देशों में दुनिया में शांति बना के चलूंगा, तो कहीं ना कहीं वो दिखता है कि आपका एक प्रोपेगेंडा है खुद के पावर को एजर्ट करने का और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड क्योस भी लेके आता है। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि अगर ये बहुत इतना ही अच्छा मेथड होता, अगर बालाकोट स्ट्राइक इस तरीके की इतनी अच्छे मेथड होते हैं तो आपने उड़ी में भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद आपको बालाकोट की जरूरत क्यों पड़ती है? बालाकोट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस तरह के मेथड बहुत इनइफेक्टिव है। लेकिन बालाकोट के बाद आपको कुछ क्यों नहीं करने का पड़ता? उसके बाद कश्मीर जैसा रेडिकल मेजर ले भी पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बनाया है पाकिस्तान पे, भारत ने उसको इकोनॉमिक रूप से क्रिपल किया है। तो ये जो बिना इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, जो आप देशों को अपनाने की बात कर रही है, उसका साफ साफ विफलता आपको दिखता है कि उड़ी के बाद बालाकोट आपको करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक प्रेशर की बात करती है उसकी सफलता इस बात में आपको दिखने को मिलती है कि बालाकोट के बाद कश्मीर जैसे कि रेडिकल मेजर भी लेते हैं और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है आपका। दूसरी बात आपको समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार के जो फॉरेन हमले होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद में आतंकवाद को जन्म भी देते हैं। आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, अफगानिस्तान में आतंकवाद जन्मा कैसे है? वो यूएसए की वजह से जन्मा। आईएसआईएस पनपा कैसा? आईएसआईएस किसके हथियारों पे खेल रहा है? वो सारे यूएसए के हथियारों पे खेल रहा है। तो यूएसए शांति करने के नाम पे वहां पे जाता है और फिर हथियार बेच के आ जाता है और फिर जब वहां फिर से हिंसा होती है तो फिर अपना हथियार बेचने चला जाता है। तो इस तरह की जो पावरफुल कंट्रीज है वो अपना पावर गेम चला रही है इन सॉवरेनिटी को ब्रेक करके नाम पे, आतंकवाद में शांति फैलाने के शांति लाने के नाम पे, क्योंकि अशांति तो आप ही फैला रहे हैं, आप आतंकवाद में देखिए। साथ ही साथ इस प्रकार की जब चीजें हो रही होती तो आपको अभी हाल ही में जो पीस टॉक होने वाली थी ट्रंप का, उसमें वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट स्टेट को इंक्लूड नहीं करने वाले थे, सीधा ट्रंप तालिबान से बात करने वाला था। तो आपको दिखता है कि इस तरह की जो इंटरवेंशनिस्ट मेजर होती हैं उसमें कहीं ना कहीं वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी इरेलीवेंट हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, कोई आतंकवादी कहीं पे पनपता है, चाहे कोई रिलीजियस रीजन हो, इकोनॉमिक रीजन हो, तो वो उस देश में मौजूद कानूनों की वजह से पनपता है। इसलिए वो देश ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि क्या कानून है, मुझे क्या चीजें करनी है और मुझे क्या चीजें सुधारनी है। लेकिन जब आप इस तरह की इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज में वहां की स्टेट गवर्नमेंट को फॉर नेम से छोड़ देते हो तो वो आतंकवादी भी कहीं ना कहीं इंपावर्ड फील करता है कि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इसकी तो कोई चिंता नहीं है, हम बाहर वालों से सीधा बात करेंगे, ट्रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि इसकी सॉवरेनिटी तो कुछ नहीं है, सॉवरेनिटी तो सारी हमारी है। तो कहीं ना कहीं वायलेंस के नाम पे पावर एजर्शन कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को, प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और इकोनॉमिक मेजर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सक्सेसफुल है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और डीएलओ कोई नया पॉइंट बोलते तो हमारे पास काउंटर करने के लिए स्पीच है नहीं। ये मेरा वक्तव्य पूर्ण रूप से संदर्भ पे बेस होगा और जिससे आपसे संदर्भ क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस के बारे में है, जो बगदादी ग्रुप के बारे में है और जैश ए मोहम्मद के बारे में। सर्वप्रथम मैं वक्ता की बातों को काटते हुए, आप अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इररेलेवेंट हो जाती है जब आप सीरिया की बात करते हैं। आप कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं,
जब यूएस आता है वो डायरेक्ट तालिबान से बात करता है और उस बीच में कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो भी तो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, और जो पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं उन्होंने कि माफ करिएगा हाँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सब जानते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों में लीन है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता है कि टेररिज्म उनके लोग फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप ये बात करते हैं तो ये तो पूर्ण रूप से एक वॉर हो जाती है, क्योंकि जब हमने जैश ए मोहम्मद हुआ था तो जैश ए मोहम्मद किस रूप पे हुआ था, क्योंकि उसके पहले हमारे ऊपर हमारे सैनिकों पे अटैक हुआ था, उसके बाद बालकोट का वो हुआ था। तो यानी कि आपकी तरफ से एक चीज हो रही है, आपकी तरफ से वॉर का इनिशिएशन हो रहा है, और फिर हम इस तरफ से आपको एज ए डिफेंस वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो हम अपने डिफेंस में बात कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं कि जो टेररिस्ट है वो हमारे वहाँ के सिटीजन है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में जानती है, उसको पता है कि टेररिस्ट हमारे वहाँ पनपते हैं, तो वो क्यों नहीं कुछ कर रही है। फिर आप भी के वक्त आकर हमसे कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, और हमें गवर्नमेंट से, दूसरे देशों के गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, हम उसके लिए क्या करें। तो आप कहते हैं कि आतंकवाद पनप रहा है, उसके क्या करें, और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि पाकिस्तान को तो पता है कि हमारे वहाँ आतंकवाद पनप रहा है। तो ये भी तो आप कहीं ना कहीं अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि आतंकवाद कि इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा है, तो इससे हमारे कि आतंकवाद जो है वो, जब आतंकवाद बढ़ता है तो हम इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस वजह से आतंकवाद कम हो जाता है। तो महोदय यहाँ एक देश जो हमारे क्या कहते हैं वहाँ पे पाकिस्तान पे मान लीजिए इकोनॉमिक प्रेशर, एज अ भारत हम पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं और देश जो है, चाइना जैसे देश जो है वो उनको मदद करने के लिए तैयार है ना। और ये भी तो इन चीज़ों के विरुद्ध जाता है कि उनके वहाँ के नागरिकों को ये बात होती है कि भारत की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, तो भारत हमारा दुश्मन हुआ। तो ये भी ना कहीं उनके वहाँ आतंकवाद पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है। तो इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने से भी आतंकवाद ज्यादा से ज्यादा पनप जाएगा, और दूसरे देश जो हमारे दूसरे दुश्मन देश है वो भी तो आगे कहते हैं आकर के बोलेंगे ना कि तुम्हारे देश में आतंकवाद इसलिए पनप रहा है क्योंकि और वो उन्हें सारी सप्लाई करेंगे, तो इस वजह से भी तो आतंकवाद का वो हो रहा है। फिर आप कहते हैं कि फिर हमारे पक्ष आते हैं और वो बताते हैं कि दोनों देशों की सॉवरेनिटी को रक्षा करता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आतंकवादी जो है वो किसी देश के सिटीजन नहीं होते हैं, वो हर पूरे वर्ल्ड वाइड पीस के लिए खतरा है। जब बगदाद जो आईएस ग्रुप है, उन्होंने आईएस ग्रुप है जो उसने सीरिया पे सबसे ज्यादा जुल्म ढाए हैं, वहां के लोगों को सबसे ज्यादा मौत हुई है, और यहाँ तक कि अमेरिकी जर्नलिस्ट और बाकी देशों के जर्नलिस्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है, जो कि दूसरे देश के वो थे, दूसरे देश के सिटीजन थे। तो यहाँ अमेरिका एज अ पावरफुल कंट्री, अमेरिका एज अ सुपर पावर, उसका भी तो यूएन में एक वीटो का पोजीशन लेते हुए उसका एक कर्तव्य बनता है कि अगर उसे पता है कि बगदादी वहां पे मौजूद है, जिसको मारने के लिए रशिया ने इतने कदम उठाए हैं, और तो उसका कर्तव्य बनता है कि कोई ना कोई प्रमुख देश जो उस चीज को हटा सकता है, जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई भी एक बेहतर विकल्प का प्रयोग कर सकता है, तो वो उसको करे। तो उसमें दिक्कत कहाँ है। फिर आप कहते हैं कि हथियार बेचने वाली बात करते हैं कि हथियार बेच रहा है, फिर उससे मार रहा है। तो महोदय जब उसने बगदादी को खत्म कर दिया, आईएस के मेन पर्सन है उसको जब खत्म कर दिया उसने, जो आईएस मेन पर्सन था, तो कहीं ना कहीं तो एक ग्रुप को खत्म कर रहा है, तो वो हथियार किसको बेच रहा है अब, स्टेट को। फिर उसके बाद खत्म हो गया।
आतंकवाद पूरी मानवता के लिए समस्या खतरा है, एक देश की समस्या है। पूरी मानवता के लिए खतरा है और मानव पूरे विश्व में है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आतंकवाद है वो हम खत्म करें या आप खत्म करें? मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव ये है कि आतंकवाद खत्म हो, और दूसरी बात ये है कि आतंकवाद मेरी संप्रभुता को बिना चोट पहुंचाए, संप्रभुता के सिद्धांत को बिना चोट पहुंचाए मैं खत्म करूँ। नेशन स्टेट में क्या चीजें आती हैं? नेशन स्टेट में राज्य के एलिमेंट हैं, जनसंख्या है, सीमा क्षेत्र है, राज्य है, सरकार है, संस्कृति है, जिसके आधार पर राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान है। तो आप जब यदि किसी देश पर आतंकवादी हमला होता है तो क्या उसकी संप्रभुता पर खतरा है? जब आतंकवादी एक हमला है तो वो एक हिंसा की गतिविधि है जिसको राज्य खुद अपने आप निपट सकता है। राज्य अपने आप निपट सकता है। तो ये बताइए यूएन में क्यों लेकर गए आप? किसको? आप बोलते हैं ना कि यूएन में ले जाना चाहिए, तो फिर आप यूएन में क्यों लेकर गए जब स्टेट से खत्म? जब आप मानते हैं कि कोई भी स्टेट जो राज्य है वो अपने देश में आतंकवाद खत्म कर सकता है, तो इस बात को आप यूएन में क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं, मेरा यूएन वाला जो पॉइंट था वो ये था कि अगर राज्य जो है उस चीज को करने में थोड़ा बहुत वो असमर्थ हो रहा है तो यूएन उसकी सहायता करेगा। यूएन पीस कीपिंग फोर्स, मैंने बोला ना, पीस कीपिंग फोर्स के, और इसमें जो होता है कंसेंट लेकर राज्य में हम आके आएंगे और हिंसा को रोकेंगे। एक तरफ आप ये कहते हैं कि आतंकवाद हिंसा का रूप है जो राज्य के द्वारा खत्म किया जा सकता है, दूसरी तरफ आप ये सुझाव देते हैं कि यूएन में जो लोग हैं उसमें ऐसे कदम, आप इस दो अलग अलग पक्षों बिल्कुल अलग अलग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कर सकता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कर सकता है, कर ही लेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए यूएन सहायता करेगा ना। आप कहते हैं कि जो भी नेशन स्टेट होता है वो अपने देश में आतंकवाद पे नियंत्रण कर सकता है, ठीक है? तो क्या इस अमेरिकी हमले से पहले क्या सीरिया में आतंकवादी हमले नहीं हुए? कितने सालों से हो रहे हैं जिसपे आज तक क्या सीरिया उस पर नियंत्रण कर पाया है? और जो आप ये कह रहे हैं कि जो बगदादी मारा गया, क्या उससे आतंकवाद नियंत्रण हो गया? क्योंकि ये बगदादी मारा गया, पूरा ग्रुप नहीं खत्म हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से कंसर्न ये है कि इस तरीके के जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं वो आपको जो है कि रिजल्ट नहीं देते हैं, वो समस्या को और बढ़ाते हैं, जबकि इकोनॉमिक प्रेशर्स जो होते हैं वो रिजल्ट देते हैं आपको। तो इस तरीके से आपको बिना जो है कंसर्न किए आपको सीधा सीमा क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए, बल्कि आपको दूसरे मेजर्स, क्योंकि हिंसा का सहारा हिंसा के जवाब से देंगे तो फिर गड़बड़ होगा और समस्याएं बढ़ेंगी। धन्यवाद। उपनेता जी, सवाल पूछे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवाया था। ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। तालिबान कैसे पनपा अफगानिस्तान में, या आईएसआई सीरिया में कैसे पनपा? कैसे पनपा नहीं पता। नहीं पता, आपको पता ही? हमें नहीं पता। वो ठीक है, तो वो फॉरेन अटैक से पनपा जब अमेरिका वहां जवान होते। ठीक है, आप ये बताइए कि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद आपने एक्सप्लेन कर दिया था, आपके एक्सप्लेनेशन के साथ एक हिंसा का रूप है ना, एक हिंसा का, लेकिन एक मिनट हमें खत्म करेंगे। हिंसा का रूप है, हम ये मानते हैं, लेकिन इस वाद विवाद में हम पूर्ण रूप से संदर्भ पर गए हैं, ठीक है? संदर्भ के हिसाब से बात की है हमने। आतंकवाद एक हिंसा का रूप है, संदर्भ के हिसाब से आतंकवाद, मतलब मेरे हिसाब से जो संदर्भ में दिया है वही तो अगर आतंकवाद एक हिंसा का रूप है तो कल को कोई और किसी भी प्रकार की दूसरी हिंसा हो सकती है, तो उसके नाम में भी घुस जाना चाहिए। हम सीधे यहाँ बोल रहे हैं कि हम यहाँ संदर्भ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ जो मेन ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी ग्रुप है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद है, बगदादी, जो कि बहुत मेन ग्रुप का, बहुत बड़े ग्रुप का एक मेन हिस्सा है, जिसके मरने से थोड़ा बहुत आतंकवाद फर्क पड़ सकता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक मेजर्स इस तरीके की सैनिक कार्रवाई से ज्यादा कारगर साबित होते हैं? नहीं। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए चाइना ने मसूद अजहर को कितना बचाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली जब उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो उसने प्रतिबंधित करवाया ना यूएनओ में, घोषित करवाया कि नहीं? क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया। आप
आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप कहते हैं इकोनॉमिक सिर्फ, तो आपको क्या लगता है कि उसने ऑन द फेस उन्होंने बैन करा दिया, तो क्या रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आया, आप उस प्रोसेस से रिजल्ट आया, अभी तो रिजल्ट की तो बगदादी के मरने से भी तो एक रिजल्ट आया है ना, तो आप कैसे इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो जो कुर्द और जिस समुदाय, जिस संस्कृति पहचान से बगदादी समूह में रखता था और उसको अमेरिका ने मारा है, तो वो लगेगा नहीं कि एक दूसरी संस्कृति के देश वाले ने हमारी संस्कृति पे अटैक किया तो वहां से फिर वो उन पे, तो समस्या का हल कहाँ होगा? नहीं महोदय, हमें लगता है कि अगर जिस वो व्यवस्था से वो आया है और उस व्यवस्था को भी उस व्यक्ति से दिक्कत होगी, क्योंकि उस वजह से वो व्यवस्था जो है वो बदनाम हो रही है, पूरी कुर्द सोसाइटी बदनाम हो रही है कि हमारी सभ्यता से एक व्यक्ति निकला है जिसको लोग पूरी दुनिया आतंकवादी बोल रही है, वो सभी लोगों को मार रहे हैं, हमारे अपने नागरिकों को और विश्व के अन्य लोगों को मार रहे हैं, तो उन्हें इस बात से कोई पनपेंगे नहीं, बल्कि वो सहम जाएंगे। संस्कृति पे खतरा, आतंकवाद पे खतरा एक ही है आपके हिसाब से? देखिए, संस्कृति पे खतरा एक अलग तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, और आतंकवाद एक अलग तरीके से भी हो सकता है। अगर आप उसको स्पष्ट रूप से उदाहरणों के द्वारा बताएंगे तो मैं ज्यादा अच्छा जवाब दे पाऊंगा। आतंकवाद हिंसा का रूप में मानते हैं? हाँ, आतंकवाद बिल्कुल हिंसात्मक प्रक्रिया है। यह राज्य तक सीमित है? नहीं, ये राज्य तक ही सीमित नहीं है, ये बाहर भी प्रभाव करती है। आपने अपने वक्तव्य में माना कि क्या कहते हैं, ये राज्य के द्वारा नियंत्रण में नहीं हो सकता है? अगर राज्य खुद में नियंत्रित कर नहीं सकता तो राज्य किसी अपने मित्र देश से हेल्प ले सकता है या यूएन में जाकर हेल्प ले सकता है। आपने माना कि वो राज्य तय करेगा ना, बाहर वाले क्यों तय करेंगे कि राज्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आप चाइना की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में आप क्या बोलते हैं? अच्छी, बहुत अच्छी या फिर बहुत खराब? अब वो तो चाइना का पूरा डेटा लेके बैठेंगे, विश्लेषण करेंगे तो अच्छा बताएंगे। निरंतर नहीं कर सकता है तो यूएनओ वगैरह में जा सकते हैं। उन देशों को क्या जो टेररिज्म को फंड कर रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बिल्कुल उनके लिए तो हमने एफएटीएफ में जाके सैंक्शन किया, और अब इतनी हालत खराब है इमरान खान की कि वहां के मिनिस्टर तक बोलते हैं कि हम कोई आपके लिए माला लेके नहीं खड़ा है आपकी बात सुनने के लिए बाहर, सब हम पे सैंक्शन ही लगा रहे हैं, वो उनके मिनिस्टर तक बोलते हैं। उससे क्या फर्क पड़ा? उससे ये फर्क पड़ता है कि सरकार कश्मीर में एक बहुत रेडिकल मेजर ले सकती है, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान को हमने इतना ट्रिपल डाउन कर दिया है तो पाकिस्तान कोई रिएक्शन नहीं देगा। यदि किसी देश पर हमला होता है तो क्या उसकी संप्रभुता पर हमला होता है, और यदि वो संप्रभुता पर हमला होता है तो क्या उसे रक्षात्मक उपाय नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल, अगर जैसे भारत में मुंबई अटैक हुए थे और जब कसाब आया या बाकी सारे टेररिस्ट आए तो बिल्कुल आप आर्मी भेजिए, उनको गन डाउन कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारे देश में बाहर वाला किसको आतंकी मान के किसको घुस के मार दे, वो तो हमारे पास होनी चाहिए ना उसकी डिसाइड करने की ऑप्शन। ठीक है, तो जो आपने अभी बोला कि आतंकवादी आते तो मार देते, तो कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद ने भी तो उसके पहले आकर के हमारे 22 सैनिकों को मारा था, तो उन्हें जाकर हम मारेंगे नहीं? देखिए, जैश ए मोहम्मद जब हमारे यहाँ आके मारता है तो अगर हमारी बाउंड्री में कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम बिल्कुल सोवरेन हैं हमारी बाउंड्री में कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब जैश ए मोहम्मद हमारी बाउंड्री क्रॉस कर जाता है तब हमारे पास कोई राइट नहीं बच जाता उन पे काम करने के लिए, क्योंकि वो हमारे नागरिक नहीं है। नेता बच्चों पाकिस्तान आरएसएस को आतंकवादी संगठन मानता है? जानकारी नहीं। अगर जैसे आतंकवाद के नाम पर हिंसा है, आतंकवाद एक हिंसा का रूप है और देश घुस गया और आतंकवादियों को मारा, ठीक है, और इस तरीके के हमले में अगर किसी नागरिक की वहां मौत होती है तो उसको उसको जस्टिस कौन देगा? जस्टिस कौन देगा उसका? चूंकि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसमें यूएन की बैकिंग में 193 कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी नागरिकों को भी हमला हुआ तो एक वैश्विक संगठन के अंतर्गत आने के नाते प्लीज मुझे बोलने नहीं, हमारा सवाल है, टाइम चला जाएगा, टाइम हमारा चला जाएगा। अमेरिका, हम सवाल जवाब समझ गए, अमेरिका सीरिया में यूएन की बैकिंग लेके हमला करता है कि खुद की मर्जी से करता है? क्वेश्चन रिपीट। अमेरिका सीरिया में हमला यूएन की बैकिंग लेके करता है कि खुद से करता है? यूएन नहीं, देखिए मैं सीधा सा बता रहा हूँ, अमेरिका ने सीरिया में हमला किया, भारत ने बालाकोट में किया, तो ये जो दोनों हमले हुए थे यूएन में पहले सहमति बनाई गई थी तब हमले हुए थे कि
ऐसे ही अपनी मर्जी से कर दिए गए, ये बताइए। आतंकवाद के विरोध में क्या कहते हैं कदम उठाने के लिए देशों ने किया ना, जब यूएनओ ने सहमति है यूएनओ ने कभी ऐसा कहा है कि देशों की संप्रभुता समाप्त करके आप कुछ भी हमला कर रही है? भाई साहब इस हिसाब से तो आप पीस कीपिंग फोर्स को भी कह दो, नहीं, नहीं, अलग अलग पीस कीपिंग फोर्स के लिए वो कंट्री खुद हेल्प मांगती है। आप किसी पीस कीपिंग कंट्री मान लो उसमें इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी और अलाइड पॉलिसी में शामिल फर्क होते होता तो है आप कि बोल नहीं? देंगे कि इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी और अलाइड पॉलिसी में फर्क होता है कि नहीं होता है? एक मिनट, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी और अलाइड पॉलिसी में फर्क होता है कि नहीं होता है? घुस के मारने में और हेल्प लेके आर्मी मंगवाने में फर्क होता है कि नहीं होता है? ऑफ कोर्स फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। धन्यवाद। तो आतंकवाद के नाम पर अगर कोई देश किसी दूसरे देश से नाराज है, बोलता है कि तुम्हारे यहाँ हिंसा हो रही है, और वो घुस के अटैक कर देता है। मसलन उदाहरण के लिए इराक में 2003 में अमेरिका घुस गया था कि वेपन्स रखे हुए हैं, तो ऐसे हमले होंगे कि नहीं होंगे, जो कि मानवता के लिए खतरा है कि नहीं? देखिए जो है आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और उसको मिटाना है, और स्टेट इस पे क्या कहते हैं ये उनकी संप्रभुता के लिए भी खतरा है ना यदि आतंकवादी हमले हो रहे, क्योंकि उसके राज्य की सुरक्षा पर खतरा है। और इसके विरोध में सुरक्षा को बचाए रखने के लिए यदि आतंकियों पर हमला किया जाता है तो ये कहीं से भी संप्रभुता पर खतरा नहीं है, संप्रभुता के सिद्धांत पर खतरा नहीं है। आप जो है कंटेम्प्रेरी रिप्लाई स्पीच नहीं